बालाघाट जिले के वारासिवनी की धरा को पावन मानते हुए उसके समुचित विकास के लिए अपनी राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाने वाले क्षेत्र से चौथी बार चुनाव जीतकर विधायक प्रदीप जायसवाल का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वारासिवनी और खैरलांजी का समुचित विकास करना है। उन्होंने अपनी राजनीतिक धारा को उस ओर मोड़ा जहां से अपने क्षेत्र के विकास की गंगा बह सके। विधायक जायसवाल 300 करोड़ के विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उनके पीछे जनमानस एक मजबूत दीवार की तरह साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं या होने वाले हैं, उन पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो वह पूरे जिले में एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें विकास की दौड़ में दूसरे क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। विकास के साथ कोरोना जैसी आपदा काल में अपनी सूझबूझ, मेहनत और टीम वर्क के चलते वारासिवनी में एक ऐसा आदर्श कोविड सेंटर बनवाया जो गरीब मजदूर, जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुआ। अब प्रदीप जायसवाल उसी ताकत और ऊर्जा के साथ तीसरी लहर से निपटने के लिए मैदान में जुटे हैं। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और कोरोना से लड़ने के लिए किए जा रहे उपायों पर ईएमएस टीवी की टीम ने उनसे खास बातचीत की। सारे उपस्वास्थ्य केंद्र में हमने एसी की व्यवस्था की, जहाँ महिलाओं को डिलीवरी होती है वहाँ एसी लगवाया गया हमने, और स्वच्छ पानी के लिए वाटर कूलर विधायक निधि के माध्यम से मैंने दिया है। जहाँ जहाँ गंदगी हो रही है वहाँ पर हमने वाटर ये बाउंड्री वाल विधायक निधि के माध्यम से, और जहाँ कमरों की व्यवस्था है, कई जगह स्टाफ है लेकिन कमरों अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था है या हॉल की व्यवस्था है, या कई जगह पर ये कहें कि लैब की व्यवस्था है। इसके लिए हमने विधायक निधि के माध्यम से कई जगह हॉल, कई जगह कमरों की व्यवस्था भी हमने की है, बाउंड्री वाल की व्यवस्था की है। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि तीसरी लहर अगर आती है तो हम उसका सामना कर सकें और उप स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर उनका इलाज शुरू हो जाए, केस बिगड़ने ना पाए। इसलिए हमने उस स्वास्थ्य केंद्र तक सारी सुविधाओं को हमने करने का प्रयास किया विधायक निधि के माध्यम से। अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है, आपके क्षेत्र में टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? अभी मैं 3-4 जगह सेंटर में घूम के आया मैं। अब लोगों में डर खत्म होता जा रहा है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब टीका लगाएं और जान और अपने पैसे की सुरक्षा करें। अन्यथा कोरोना के इलाज में 3 लाख रुपये से कम से कम लगता नहीं, उसके बाद भी जान बचेगी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप टीका लगाकर अपनी जान और पैसा दोनों की सुरक्षा करें। ये सबके साथ मैंने 4-5 केंद्रों का मैंने दौरा किया और सभी सेंटर में 400, 450, 500 ये वैक्सीनेशन हो रहा है। मतलब ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभियान जो चल रहा है, इस अभियान में 100% सफलता मिलेगी और सभी लोग वैक्सीन लगा लेंगे तो तीसरी लहर में लोगों को जान माल के हानि मिलेगी। चुनाव के समय जनता से जो आपने वादा किया था वो अब तक के कितना पूरा हो पाया है और क्या लक्ष्य है? देखिए, चुनाव में जिस तरह का लोगों ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया तो बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी मेरे साथ थी, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जैसे कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के रहते भी मैंने काम किया। सरकार गिर गई, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ तो मैंने दूसरी सरकार जो बनी उसको समर्थन किया। और 2 साल के कार्यकाल में आपको जानकर बताते मुझे हर्ष है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी पुलिया मेरे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है उतनी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। 3 बड़ी पुलिया 12.5 करोड़ की, 3 पुलिया लगभग 40 करोड़ की पुलिया, बड़े पुल खंडवा, वारासिवनी खंडवा के बीच में नदी पड़ती है, बच्चे किसानों को दिक्कत जाती है बरसात में, 6 महीना आने पानी। उससे ज़्यादा जागपुर घाट, बालाघाट जाने के लिए 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है वारासिवनी के लोगों को, दूर वाले हैं, किसान लोग हैं। तो जागपुर की पुलिया लगभग 14 करोड़ की स्वीकृत करा है। नागपुर अपना रामपानी, हमारी भगवान राम की नगरी है, वहाँ से बिटली नाला पड़ता है, उसके ऊपर 9 करोड़ की पुलिया स्वीकृत करा है। उसी प्रकार से भविष्य में आने जाने में आपने देखा हम वाराणसी से बालाघाट के बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाई ओवर 40 करोड़। उसी तरह से खनिज निधि के माध्यम से मैंने कम से कम 15 करोड़ रुपए, 15 से 20 करोड़ रुपए जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वो सड़कें 1 करोड़ की, 50 लाख की, इस तरह से 20 करोड़ रुपया मैंने खनिज विकास नीति से, जब मैं खनिज मंत्री था उसके माध्यम से गाँव में पक्की सड़कें मैंने बनाया। उसी तरह से प्राथमिकता के आधार पर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, महिलाओं को घर से बाहर जाना न पड़े, नल के माध्यम से पानी मिले। प्राथमिकता के आधार पर हम सभी जगह नल जल योजना के माध्यम से पानी की टंकियाँ बड़ी बड़ी बना रहे हैं, छोटी बना रहे हैं। शहर में हमने इंडोर स्टेडियम तो बनाया था, स्टेडियम के बाद हमने इंडोर स्टेडियम बनाया 1 करोड़ का, जहाँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम, सभी चीज़ की व्यवस्था रहेगी वाराणसी। तो हमारा जो इंडोर स्टेडियम है ये इंडोर भी बालाघाट जिले का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमारे वाराणसी शहर में जितनी पुरानी सड़कें थी सारी सड़कों का हमें डामरीकरण के लिए टेंडर कर लिया है, लगभग 2 करोड़ का टेंडर लगा। अभी निर्माण की क्या स्थिति है? उनके कार्य प्रारंभ हुए हैं? अभी कार्य प्रारंभ हो गए हैं, कुछ काम बरसात के बाद हुआ है, लेकिन पैसा स्वीकृत हो गया है। क्योंकि डामर का काम बरसात में नहीं होता है, तो टेंडर स्वीकृत होने के बाद जैसे बरसात खत्म होती है तो वाराणसी शहर की जितनी पुरानी सड़कें हैं जो 30 साल पहले बनी, 40 साल पहले,
जिसमें आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ है। उन सड़कों को हमने पूर्णतः डामरीकरण के लिए नया डामरीकरण हमने शुरू किया। अच्छा भैया, आपके द्वारा जो बनाया गया था कोविड सेंटर, एक जिले की मिसाल बनी हुई थी, ये अब संभावित तीसरी लहर की आशंका है आने की, तो कोविड ये सेंटर हमने बंद नहीं किया। कोविड सेंटर की सारी सुविधाएं उसी तरह की है। हमारे पास 80 बेड का कोविड सेंटर है, 80 बेड पे 80 कंसंट्रेटर मशीन भी है। ज़रूरत पड़ती तो हमारे पास सिलेंडर भी हमने स्वीकृत करा लिया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑक्सीजन प्लांट की, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है। अभी हम भिलाई से राजनांदगांव चला रहे थे, अब हमारा ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। तो उस ऑक्सीजन प्लांट से हमारे पास इतने सिलेंडर हैं कि अब हमको ऑक्सीजन की कोई कमी ना वाराणसी शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं होगी, क्योंकि हमने गाँव स्तर पर 2-2, 5-5, 8-8 कंसंट्रेटर भी रख दिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा है। तो ज़रूरत पड़ती है तो मशीन भी चलेगी ऑक्सीजन के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन प्लांट बना वाराणसी में, यहाँ से सिलेंडर भर के भी तत्काल जा सकते हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इतने रखे हैं कि हर स्वास्थ्य केंद्र में 4-4 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए रह सकें। ये हमने व्यवस्था की। डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? वाराणसी में डॉक्टरों की स्थिति, जहाँ मेरे मंत्री बनने के पहले मात्र एक डॉक्टर रमन ताथड़ हुआ करते थे, आज वाराणसी में हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी जगह एक डॉक्टर आ चुका है। सभी जगह हमने आँखों के इलाज के लिए, उसके नंबर के लिए, उसके लिए इलाज के लिए आँखों का भी एक सेंटर खोल दिया हमने। दांत का डॉक्टर, 2-2 डॉक्टर दांत के डॉक्टर आ गए हैं। तो डेंटिस्ट को जो सामग्री लगती है डॉक्टर को, वो सारी मशीनें भी हमने वाराणसी में लाई हैं। तो अब दांतों का इलाज हॉस्पिटल में फ्री होगा, आँखों का इलाज फ्री में होगा, सोनोग्राफी चालू है। इस तरह से हमारे हॉस्पिटल जो है खनिज निधि से मैंने 1 करोड़ रुपये स्वीकृत करा है। उस 1 करोड़ से डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था, चारों तरफ सीमेंट की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, हॉस्पिटल के चारों तरफ बाउंड्री वाल की व्यवस्था, लगभग 1 से 1.5 हमने वेंटिलेटर भी ला लिया है यहाँ पर। लगभग 1.5 करोड़ रुपये हमने खनिज विकास निधि से सिविल डॉक्टर वाराणसी में दिलाया। तो सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल बन चुका है और लगभग 8 डॉक्टर आ चुके हैं। और मेरा प्रयास रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है डॉक्टर की, महिला डॉक्टर होना, महिलाओं का ऑपरेशन होना, सीजर ऑपरेशन होना, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था भी हमने किया है। मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर भोपाल से उसका भी आदेश हो जाएगा। तो वाराणसी हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ी चुनौती थी महिला डॉक्टर की, वो भी हम उसको दूर करने जा रहे हैं। तीसरी लहर में बोल रहे हैं कि बच्चों पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों के डॉक्टरों की व्यवस्था कैसे करें? हमारा वाराणसी में जब मैं खनिज मंत्री था, ऑलरेडी मैं बच्चों का डॉक्टर, हमारे डॉक्टर चौधरी जी को ला चुका हूँ। तो बच्चों का डॉक्टर भी यहाँ पर है और हमने प्रयास किया है कि गाँव स्तर पर, उप स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर, अभी तक तो दवाइयों की व्यवस्था होती थी, बुखार की, सर्दी, खांसी, इसकी उसकी, लेकिन बच्चे टेबलेट नहीं खा सकते, बच्चों को सिरप लगता है। हमने उप स्वास्थ्य केंद्र तक बच्चों की दवाएँ लगती है सिरप, अगर उसकी व्यवस्था भी हमने सब जगह कर दिया, ताकि समय पर बच्चों का इलाज अगर हो जाता तो बढ़ नहीं पाएगा। और ये संभावना तीसरी ये है, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, तो संभावना ये है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी हमने सारी व्यवस्था हमने कर लिया है। बच्चों का हमने अलग से एक रूम तैयार किया है सिविल हॉस्पिटल वाराणसी में, एक जिसको बच्चों, जैसे कोविड सेंटर में 80 बेड का बनाया है, हमने बच्चों का लगभग 10 बेड का हॉस्पिटल अलग से बना दिया हॉल में। 10 बच्चों का एडमिट रहेगा। अगर 10 बच्चे एडमिट रहते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था वाराणसी हॉस्पिटल में हम कर चुके हैं। तो तीसरी लहर की सारी अब तैयारी कर चुके हैं। अच्छा भैया, आपने घोषणा की थी कोरोना काल में कि ऑक्सीजन प्लांट की और एक एम्बुलेंस के लिए, तो क्या ये चीज़ आ चुकी है? एम्बुलेंस अभी नहीं आई है, लेकिन सारी कार्रवाई उस पेपर पर हो चुका है। और दोनों जो कंपनियां हैं हमारी, जो एम्बुलेंस आने वाली है, वाराणसी के जो एम्बुलेंस है वो सर्व सुविधायुक्त है, लगभग 25 लाख रुपए की है। और खल्लानी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है लगभग 12 लाख रुपये। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 4 दिन में 2 हज़ार तक एम्बुलेंस भी आ जाएगी इसमें। और जैसा मैंने कहा है, हमने महिलाओं को, बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी है। दूसरी लहर में आपके द्वारा वाराणसी क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, वाराणसी में कोरोना की जो दूसरी लहर, जिससे पूरा देश और पूरा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें अपने भारतवर्ष में हुई, मध्य प्रदेश में हुई और हमारे बालाघाट यहाँ तक कि वाराणसी में भी इतिहास में सबसे ज़्यादा मौतें 1 महीने के अंदर हुई। और इसके लिए हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और इस कोरोना काल में हमारा प्रयास रहा कि पूरा 1 या 1.5 महीना लगभग लोगों को बेड दिलाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, रेमडेसिविर की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, और लोगों को सिटी स्कैन कराने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, गोंदिया, तिमसा, नागपुर लोगों को एडमिट कराने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने लगातार 1.5 महीने में की है। और चूँकि
महंगा, इसका इलाज बहुत महंगा होता है और गरीब जनता खासकर कटंगी, खैलांजी, लालबर्रा, वाराणसी इस क्षेत्र के लोगों का इलाज है। ये संभव नहीं था कि सब लोग जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ करा सकें इलाज, तो हमने यहाँ कोविड सेंटर के लिए काफ़ी संघर्ष किया। जहाँ तक मैंने कलेक्टर साहब को भी लताड़ लगा इस मामले में, प्रशासन को लताड़ लगी और कोविड सेंटर हमारा खुला। उस कोविड सेंटर में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जितने वाराणसी क्षेत्र के हमारे जितने समाज सेवी हैं, हमारे राइस मिलर हैं, हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब ने इसमें सहयोग किया। लगभग 40 लाख रुपए हमने इसमें कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से 40 लाख रुपए एकत्रित किए। उसमें मेरा कम से कम 10 से 15 लाख रुपये स्वयं मैंने भी खर्च किया और उसके माध्यम से हमने सरकार की प्रतीक्षा हमने नहीं की। हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगभग 44 खरीदे और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं बड़े छोटे मिला के लगभग 36 हमने सिलेंडर खरीदे। 20 कूलर की व्यवस्था हमने की है, बेड की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयाँ लगती है गोंदिया नागपुर में, हमने वो दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध कराएँ। भोजन की व्यवस्था हमने फ्री लगे, सब हमारे जितने पेशेंट आते थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी सबके लिए। तो इस तरह से हमने इस तहसील में, अगर ये कहें कि नदी के इस तरफ लालबर्रा, कटंगी, खैलांजी, वाराणसी तहसीलों में और उसके अलावा बाहर महाराष्ट्र के मरीजों को भी हमने वाराणसी में एडमिट किया। हमने कलेक्टर पे दबाव डाल के, शासन में दबाव डाल के सारे कंटेक्ट उसमें डॉक्टर की व्यवस्था की है, नर्सों की व्यवस्था की है और हमने प्राइवेट नर्स स्टाफ वार्ड बॉय भी रखे प्राइवेट, जिसका पेमेंट भी हमने कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से किया। इस तरह से एक अभियान चलाकर 1.5 महीने में हमने लगभग 40 लाख रुपये खर्च करके ये कोविड सेंटर में चला है और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1.5 महीनों में इस प्रयास से लगभग 80 से 100 लोगों की जान हमने बचाई। बहुत सारे लोगों को हमने नागपुर भेजा, गोंदिया को भेजा, गोंदिया में हमने इलाज भी उससे करा, कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से लोगों को हमने इलाज भी कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में और अपने स्वयं की गाड़ियाँ, किराए की गाड़ी लगा कर जिसका हमने कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से किराया भी दिया, एम्बुलेंस हमने किया। तो इस तरह से अभियान 1.5 महीने में इस तरह का हमने काम किया। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही, तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारियां हैं और जो कोविड सेंटर बनाया गया था आपने देखा जो पहले बार कोरोना आया था उस समय भी हमने प्रयास किया लोगों को किराना, अनाज बांटे। मध्य प्रदेश में जितने बड़े शहर वहाँ बच्चों को लाने, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से, छिंदवाड़ा से हमने बच्चों को लाने की व्यवस्था नहीं की, नागपुर से लाने की व्यवस्था की और गाँव में अभियान चला कर हमने अनाज बांटा, पैसे की भी आर्थिक रूप से सबको सहयोग किया। पहली बार कोरोना, दूसरी बार कोरोना में इस तरह सामने के, लेकिन हमने दोनों कोरोना का जो काम हमने किया कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से, इसका जो हमको अनुभव मिला कि अब तीसरी लहर में हमको आत्मनिर्भर होकर इसका सामना करना है। तो तीसरी लहर का नुकसान ज़्यादा ना हो, मौतें कम हो, लोगों को समय पर इलाज मिल जाए। इस बार ये हुआ कि एक हफ्ते गाँव में लोगों ने टाइफाइड का इलाज कराया और 7 दिन में केस बिगड़ने के बाद लोग आते थे। तो इस बार हमने बहुत सजगता से काम किया है और हमने पूरी विधायक निधि, खैलांजी में एम्बुलेंस, वाराणसी सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस, हमने 50 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदा विधायक निधि से और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ साथ गैस सिलेंडर भी हमने खरीदा विधायक निधि के माध्यम से। बच्चों को जो दवाएँ लगती है क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है, तो बच्चों को तत्काल दवा मिल जाए, ये सारी व्यवस्था हमने वाराणसी विधानसभा में 20 स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 21 केंद्र, सभी जगह हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की व्यवस्था कर दी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अलग से रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया है, अलग से जो कमरे ख़राब हो गए, जो रेसिडेंशियल क्वार्टर ख़राब हो गए, रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाने के लिए हमने पैसा दिया विधायक निधि के माध्यम से। रामपाले में रेसिडेंशियल क्वार्टर में लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था हमने करा दिया है। तो ये वर्ष 2021 हमने पूरी प्राथमिकता हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रित की वाराणसी में। कोरोना से बचाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि वैक्सीनेशन ही सुरक्षा है। आप वैक्सीन लगाइए, आपकी जान की भी हानि रुकेगी और कोरोना का इलाज बहुत महंगा होता है। 3 लाख 4 लाख खर्च करने के बाद भी जान की बचने की गारंटी नहीं होती। इसलिए सबसे मेरा यही कहना है कि आप वैक्सीन लगाएं और अपनी जान का और आप पैसे की सुरक्षा करें। इसके लिए आपका सबका सहयोग बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब आप क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र का विकास जो अगर जैसे रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, आज 2 साल मेरे कार्यकाल हो चुका है। मेरा मानना है कि 2 साल में मैंने लगभग 250 करोड़ रुपए के काम महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत करा चुका हूँ। 250-300 करोड़। मेरा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा
तो मुझे लगता है कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र जो है, जो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा 3 विकास क्षेत्र, 3 विधानसभा होगी जहाँ सबसे ज़्यादा काम है, तो उसमें 3 में वाराणसी का नाम निश्चित रूप से रहेगा। ये मेरा रिपोर्ट है। वाराणसी से EMS टीवी के लिए असफाक खान की रिपोर्ट।